Bismillahirrahmanirrahim. Our last topic of chemical kinetics, that is collision theory, transition state and activation energy. हमारे पास rate of reaction जो है it is affected by temperature, concentration and catalyst, and their kinetic study means कि their movement are explained by the collision theory. आपके पास बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आती है और उनकी हम काइनेटिक स्टडीज़ करते हैं, उसके लिए हम एक थ्योरी लेते हैं दैट इज़ नोन एज अ कोलिजन थ्योरी। इसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई ए। इसका मतलब क्या है कि हाउ द केमिकल रिएक्शन गेटिंग स्टार्ट, कि कैसे आपके पास एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी में हमारे पास क्या है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। वो एनर्जी जिसकी वजह से हम एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, इट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the bonds of reactants so that a reaction can start to form the product, या वो एनर्जी जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद वो आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें मालूम है कोई भी मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में मौजूद हो तो वो मुसलसल मूवमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो गैशियस हो या लिक्विड मॉलिक्यूल हो। मूवमेंट की वजह से वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होते हैं, एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड होते हैं। तो हर मॉलिक्यूल की अपनी एक ख़ास स्पेसिफिक मूवमेंट की एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आपके पास कम होती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो क्या कर लेते हैं कि दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर लेते हैं और कोलिशन की वजह से ये अपनी कुछ एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हमारे पास वाइब्रेशन काज होती है दूसरे मॉलिक्यूल में। ठीक है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि वो जो है कोलिजन तो कर लेते हैं, लेकिन वो कोलिजन इतनी इफ़ेक्टिव कोलिजन नहीं होती, मतलब कि उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए वो आहिस्ता बस सिर्फ टच कर लेंगे दूसरे मॉलिक्यूल को, उसकी वजह से वो कोई बड़ी पोटेंशियल एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और उसकी वजह से इतनी इफ़ेक्टिव वाइब्रेशनल एनर्जी उसमें क्रिएट नहीं होगी, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगी या वो मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकेंगे। सो वो एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर लेते हैं या वाइब्रेशनल काज कर लेते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, इस किस्म की एनर्जी को हम काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखें कि ये एक मॉलिक्यूल है A2, ठीक है, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल एनर्जी भी है एज वेल एज इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है। ये आते हैं और मॉलिक्यूल बी के साथ कोलाइड करते हैं जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक काइनेटिक एज वेल एज वाइब्रेशनल एनर्जी थी। उसकी वजह से उसने एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट कर लिए जिसमें इन दोनों की वाइब्रेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी। एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा कि ये वो स्टेट होगी जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, कि या तो इसके बाद ये जो है वो इस एनर्जी को रिलीज़ करके प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है, और या फिर ये इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए वापस रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। लेकिन इस स्टेट पे आपके पास क्या है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये हमारे पास इस तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसके बाद ये क्या कर लेते हैं कि प्रोडक्ट बना लेते हैं 2AB।
ठीक है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेट सपोज आपके पास दो किस्म की रिएक्शंस होते हैं, वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द अदर इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जो एनर्जी को या हीट को रिलीज़ करते हैं, जिनकी डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास नेगेटिव होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है कि जिसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास पॉजिटिव होती है। हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अलोंग द एक्स एक्सिस हम रिएक्शन पाथ लिखते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो इसको जो एनर्जी चाहिए वो ऑलरेडी इसके अंदर भी मौजूद है। ये जब ब्रेक वाइब्रेशनल एनर्जी इसकी मतलब ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास कम होगी और ये जल्द ही आपके पास ट्रांजिशन स्टेट में चले जाएंगे और फिर आपके पास क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ये देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो तो हायर एनर्जी स्टेट में था, जबकि प्रोडक्ट आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट में है। इसका मतलब है कि इसने इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या कर ली, रिलीज़ कर दी है। ठीक है, इसलिए हम डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। फिर हमारे पास अगर हम नेक्स्ट ग्राफ को देखें तो उसमें अलोंग द एक्स एक्सिस हम रिएक्शन पाथ लिखते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। अब इस किस्म के रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए इसको बाहर से एनर्जी चाहिए ताकि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए और आपके पास ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए, फिर आपके पास प्रोडक्ट बना ले। अब देखें कि इसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हाई है देन रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि इसको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड हुई, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि लाइक एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, सो इस वजह से हमारे पास चेंज इन एनर्जी विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में बात की, वन इज़ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स एंड द अदर इज़ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है कि जिसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एट अ टाइम हो रहे होते। ठीक है, इसमें हम बॉन्ड्स को डॉटेड लाइंस लाइक बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते। इस जगह को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस जगह पे जो मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस मॉलिक्यूल को हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास स्टेबल स्टेट में नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है। तो जिस चीज़ की एनर्जी सबसे हाई होती है वो अनस्टेबल होते, जिसकी एनर्जी लो होती है वो आपके पास मोर स्टेबल होते। तो यहाँ पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकंड वन, उसकी एनर्जी भी बहुत हाई होती है, इसलिए वो आपके पास हम उसको हासिल नहीं कर सकते। या तो वो एनर्जी रिलीज़ करके प्रोडक्ट बनाएगा या फिर वो वापस जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इनके प्रोडक्ट मोर स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी लोअर है। जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनकी रिएक्टेंट मोर स्टेबल है क्योंकि इनकी एनर्जी लो है, पोटेंशियल एनर्जी, जबकि इनके प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है। तो इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए और वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके पास वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके पास वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता।
अब देखें कि इस पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जिस मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन या जिस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो रिएक्शन आपके पास स्लो होगा, ठीक है। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास लो होगी सो वो रिएक्शन आपके पास फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो था तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपके पास कम है, ठीक है। तो वो आपके पास एकदम से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना लेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। दूसरा जो था उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई थी, तो इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे कि वो इस एनर्जी तक पहुंच के प्रोडक्ट बना ले। तो इसलिए जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो आपके पास उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीडी होगा। जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो रिएक्शन आपके पास लो होगा, और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो होती है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ई नॉट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो रिएक्टेंट्स हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी देन द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द reactant and the change in enthalpy will be negative value। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि दे हैव लोअर एनर्जी देन द प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई द डेल्टा एच वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड द रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट। फिर अब बात कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है एज वेल एज स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी भी। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट की अब बात करते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। फॉर दिस पर्पस वी विल डिस्कस कोलिजन फॉर दिस कोलिजन ऑफ द रिएक्शन रेट थ्योरी वाज प्रपोज्ड। इसके लिए क्या हुआ कि रिएक्शन रेट थ्योरी हमने प्रपोज्ड की जिसकी कुछ एजम्पशंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी आपके पास। केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस है। फर्स्ट एजम्पशन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड ड्यू टू विच atoms rearrange and bonds breaking and some bonds are break and new bonds are formed which produce a product, ठीक है। क्या होता है कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड होंगे, फिर इनके एटम रीअरेंज होंगे। रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। और इस ट्रांजिशन स्टेट पे जो मॉलिक्यूल्स मिल जाता है उसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर किसी जगह पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिशन करेंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद हाई काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेंगे सो आपके पास कोलिशन इंक्रीज होगी और एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। इसी तरह सेकंड वन क्या है कि दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी में हमारे पास क्या है कि द रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली इन दोज मॉलिक्यूल विच हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। के लाइक उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो वही मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। सो ई ए that is activation energy depends upon the nature of the molecule and the bond energy of the molecule. If molecule have equal or greater energy than the activation energy so the reaction will be possible. Like जिन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो वही मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर आपके पास क्या है कि ओरिएंटेशन।
For the possibility of the reaction, a specific orientation is required. Like collision के लिए क्या है, orientation भी बहुत ज़्यादा important है. ऐसी साइड से कोलिजन होनी चाहिए कि आपके पास प्रोडक्ट आसानी से बने. लाइक हम बनाना चाहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो अगर ये इस फॉर्म में हो कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साइड पे हो, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बन जाएगा एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रह जाएगा. लेकिन अगर कार्बन और नाइट्रोजन के साइड से ये एक दूसरे को कोलाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होगा. सो दीज आर अ सर्टेन एजम्पशंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी. और इसी में हमने का एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन को भी एक्सप्लेन किया. So it is the end of this chapter. Thank you so much.